अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन देंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट टाइम तक हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर होने वाली तब्दीली को इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि आसान ज़बान में कहा जाए कि किसी भी सब्सटेंस को जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है तो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस में जो तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं उन्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। इसी तरीके से हमने अपने इर्द गिर्द ऐसे भी केमिकल्स और केमिकल रिएक्शंस ऑब्जर्व किए जिनके होने की वजह से अक्सर इलेक्ट्रिकल फेनोमेना जनरेट होता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये तमाम चीज़ों की स्टडी, इन तमाम ऐसे प्रोसेसेस की स्टडी जिसमें या तो केमिकल सब्सटेंसेस को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें और उनके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन इंड्यूस हो जाए, या किसी केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो, इन तमाम जो है रिएक्शंस की स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ब्रांच में की जाती है। इसी तरीके से हमने लास्ट टाइम ये भी सीखा था कि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि करंट कंडक्ट करने की सलाहियत रखते हैं और कुछ कंपाउंड्स करंट कंडक्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। तो जो कंपाउंड्स करंट को कंडक्ट करने की सलाहियत रखते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो कंपाउंड्स करंट नहीं कंडक्ट करते उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक ईल के बारे में हमने मिसाल दी थी कि इसके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल्स होते हैं कि ये तकरीबन 700 वोल्ट का एक पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक तक प्रोड्यूस कर सकती है। इंसानों के अंदर भी बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक करंट से हमारा दिल धड़कता है। तो जब कभी हम डॉक्टर के पास जाकर के अगर अपना ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनवाते हैं तो डॉक्टर्स वो इसीलिए जो है ईसीजी डायग्राम बनवाते हैं ताकि वो चेक कर सकें कि हमारा हार्ट नॉर्मली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक एक्टिविटी प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही। इसी तरीके से हमने एक छोटे से टेस्ट के बारे में भी पढ़ा था कि हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस करके बना करके करंट के पैसेज के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि आया सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर करंट एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड करने के बाद और सर्किट कंप्लीट करने के बाद अगर कोई भी लाइट सोर्स ग्लो करती है तो इसका मतलब ये है कि इस सर्किट में से करंट पास हो रहा है और जो सॉल्यूशन है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। और अगर ऐसा ना हो, हमारे पास करंट प्रोवाइड करने के बावजूद किसी भी सब्सटेंस या उसके एक्वस सॉल्यूशन में से करंट ना कंडक्ट हो रहा हो तो और बल्ब ग्लो ना कर रहा हो तो समझ जाएं कि वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की मिसाल हमारे पास शुगर, पेट्रोल या बेंजीन सॉल्यूशंस की है। इसी तरीके से हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि वो डिवाइस जिसकी मदद से हम चेक करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो होते हैं, जिनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स भी कहा जाता है, उनकी दो कैटेगरीज होती हैं। एक ऐसी कैटेगरी कि अगर हम जैसे कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करके उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस स्टार्ट करते हैं तो फिर उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। और अगर इसका रिवर्स हो कि कोई केमिकल कंटेनर के अंदर मौजूद हो जिसमें रिएक्शन की वजह से उसमें से करंट जनरेट हो, यानी कि हम प्रोवाइड ना करें बल्कि उस केमिकल सब्सटेंस के अंदर होने वाली रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, तो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गाल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल भी कहते हैं। इसी तरह से वो प्रोसेस जो कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होता है जिसके नतीजे में आयनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं जो करंट कंडक्ट कर सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग, वीक भी हो सकते हैं। यानी कि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके अंदर से ज़्यादा अच्छी सलाहियत होती है करंट कंडक्ट करने की, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बल्ब ज़्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा है तो उसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ये करंट कंडक्शन की बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी पास करने दे रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से उसके बराबर में जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट तो है लेकिन बल्ब डिम ग्लो कर रहा है, यानी उससे थोड़ी कम ब्राइटनेस आ रही है, तो उसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट ज़रूर है लेकिन ये करंट थोड़ा सा वीक फ्लो कर रहा है। और अगर बिल्कुल फ्लो नहीं कर रहा हो तो उसका मतलब ये सॉल्यूशन जो है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरीके से हमने लास्ट टाइम जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के मेजर कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर सबसे पहले तो एक कंटेनर होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। उस कंटेनर के अंदर दो टर्मिनल्स ऐड किए जाते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं। उन इलेक्ट्रोड्स के दो नाम होते हैं, एक को एनोड कहते हैं और एक को कैथोड, और उनका कनेक्शन किया जाता है किसी भी बैटरी या पावर सोर्स के साथ।
अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया जाता है उसके लिए हम नाम यूज़ करते हैं एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोड उसको कैथोड भी कहते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर खासियत ये होती है कि ये कभी कभी ये इलेक्ट्रोड्स ऐसे मटेरियल के बने हुए होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके उसमें या तो डिसॉल्व हो जाते हैं या उसके अंदर के केमिकल सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिपॉजिट भी कर लेते हैं। लेकिन कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसे भी होते हैं कि खास केमिकल रिएक्शंस के दौरान जिनको यूज़ किया जाता है, जिनका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स को इनर्ट इलेक्ट्रोड्स भी कहा जाता है। फिर हमने करंट की फ्लो से रिलेटेड आपको दो थ्योरीज बताई थी कि पहले हम ये समझते थे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके फ्लो करते हैं और सर्किल कंप्लीट करके वापस नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के अंदर इंटर होते हैं। लेकिन ये थ्योरी गलत थी और फिर हमें बाद में पता चला कि जो है एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से निकल करके किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से होता हुआ दोबारा पॉजिटिव टर्मिनल से वापस इंटर होता है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल कंप्लीट होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं, और जो हम पहले जो हमारा कंसेप्ट था उसको हम कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे डिटेल में वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर किसी भी जो है केमिकल कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और वो आयोनिक स्टेज से अपनी स्टेबल न्यूट्रल स्टेज की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। जबकि इसका अपोजिट एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कोई भी न्यूट्रल जो कंपाउंड होता है या जो एटम या मॉलिक्यूल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके आयोनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो स्टैंड अलोन केमिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम है। यानी कि जब भी कभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में रिडक्शन रिएक्शन भी साथ में ज़रूर कंडक्ट होगा। ये दोनों अलग अलग जो है कैरी आउट नहीं होते। तो इन के एक साथ होने की वजह से इनको रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहा जाता है, यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन डिपेंड्स ऑन ईच अदर। जब तक ऑक्सीडेशन नहीं परफॉर्म होगी उस और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे तब तक कोई भी दूसरा न्यूट्रल एटम जो है वो इंड्यूस नहीं होगा आयोनिक पार्टिकल में कन्वर्ट होने के लिए। तो जनाब वो तमाम केमिकल सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं तो इसीलिए उनको ऑक्सीडाइजिंग के बजाय रिड्यूसिंग एजेंट का नाम दिया जाता है, यानी नाम उनको उनके अपोजिट रिएक्शन के इंड्यूसमेंट की वजह से दिया जाता है। तो अगर कोई केमिकल सब्सटेंस है जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजरता है तो याद रखिए उसका नाम जो है आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके इस ऑक्सीडेशन की वजह से ही कोई दूसरा केमिकल कंपाउंड रिडक्शन रिएक्शन अंडरगो करता है। अगर ये ऑक्सीडाइज्ड ही नहीं होता तो रिडक्शन रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होता। तो इसलिए इन केमिकल सब्सटेंसेस को जब नाम दिए जाते हैं तो इनके प्रोसेस से अपोजिट नाम दिए जाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन कंडक्ट करने वाले केमिकल्स के लिए यूज़ होता है और इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है रिडक्शन अंडरगो करने वाले केमिकल्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा ये कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो है गेन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एनोड एंड कैथोड में किस तरफ होती है। आपको पता है कि कैथोड एक ऐसा टर्मिनल है जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, यानी कि हमने अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो जब पढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो के मुताबिक हमारे पास जो नेगेटिव टर्मिनल है इस इलेक्ट्रोड से करंट का फ्लो स्टार्ट होता है, सॉल्यूशन में आते हैं और दोबारा एनोड के ज़रिए वो बैटरी की तरफ जो है रवाना हो जाते हैं। तो इस तरह से साइकिल कंप्लीट होती है और इलेक्ट्रॉन इस साइकिल में गर्दिश करते रहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो रिडक्शन का प्रोसेस होता है वो कैथोड टर्मिनल पर टेक प्लेस होता है और ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है हमारे पास वो एनोड टर्मिनल पर टेक प्लेस होता है। इन तमाम बेसिक्स को क्लियर करने के बाद अब हमारे पास आगे की जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस हैं या जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको समझना बेइंतहा आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, हम सॉल्ट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि जनरली तौर पे हमारे पास सॉलिड स्टेट में होता है। जब तक सॉल्ट सॉलिड स्टेट में होता है वो करंट कंडक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। लेकिन अगर आप उसका सॉल्यूशन बना लें, कोई एक्वा सॉल्यूशन आप उसको पानी में डिज़ोल्व करके क्रिएट करें या आप सॉल्ट को मेल्ट करके फ्यूज स्टेट में यानी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दें, फिर इन दोनों हालतों के अंदर से सॉल्ट में करंट कंडक्ट किया जा सकता है और तभी इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल है। तो हम सबसे आसान तरीका करते ये हैं कि एक बीकर लेते हैं और उसमें जो है सॉल्ट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, यानी हम एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्ट को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो उसके बाद हमारे पास सोडियम क्लोराइड का और वाटर का आयोनिक एक मिक्सचर क्रिएट होगा जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहलाएगा।
जब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से हम करंट कंडक्ट करेंगे दो इनर्ट इलेक्ट्रोड की मदद से। इनर्ट इलेक्ट्रोड मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था आपको कि ऐसे इलेक्ट्रोड्स को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ कंज्यूम नहीं होते, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल जो है इसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेंगे, बल्कि इनके अंदर से ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो यानी करंट की कंडक्शन का काम करेंगे और केमिकली तौर पे इनका रिएक्शन सॉल्यूशन के केमिकल्स के साथ नहीं होगा। तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट करते वक्त हम दो इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे जो कि कार्बन के बने हुए होंगे, और उसकी मदद से जब हम करंट कंडक्ट करवाएंगे तो हमें मालूम है कि सोडियम क्लोराइड जब आयोनिकली स्प्लिट होता है तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों अपोजिट चार्जेस आपको पता है कि जो है अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि क्लोरीन जो है वो किसी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा और किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट होगा। अब आप कहेंगे सोडियम पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था तो क्लोरीन सोडियम की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हुआ? वो इसलिए क्योंकि सोडियम से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एनोड पर मौजूद होता है, तो इसकी क्लोरीन को ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से ये सोडियम के वीक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ करके ये एनोड की तरफ जाता है। इसी तरीके से सोडियम अपने क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज को छोड़ करके उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल कैथोड की तरफ मूव कर जाता है। सॉल्यूशन में मौजूद तमाम पॉजिटिव चार्जेस को हम कैटायंस भी कहते हैं और किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मौजूद तमाम नेगेटिव आयंस को हम एनायंस भी कहते हैं। तो होता यह है कि सोडियम जो कि हमारे पास एक कैटायन है वो कैथोड टर्मिनल की तरफ जाता है, और यहाँ कैथोड टर्मिनल पर हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस होता है, रिडक्शन रिएक्शन कैथोड पर टेक प्लेस होता है, जिसकी वजह से सोडियम यहाँ पर आकर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और न्यूट्रल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से क्लोरीन जो है वो जो कि एनायन है और वो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के पास, और एनोड पे आपको मालूम है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस होता है, तो क्लोरीन एनोड पर जाकर के ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस करता है, अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि पानी के साथ हमने सॉल्यूशन बनाया था तो खाली सोडियम और क्लोरीन ही थोड़ी ना दो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, बल्कि हमारे पास तो पानी भी मौजूद है। तो पानी के ऊपर इस इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो जनाब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको दूसरी डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह सोडियम और क्लोरीन आयनिकली स्प्लिट हो सकते हैं, इसी तरीके से पानी भी आयनिकली स्प्लिट होकर के एक पॉजिटिव हाइड्रोजन और नेगेटिव हाइड्रोक्साइल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसा कि तमाम पॉजिटिव कैटायंस के साथ ऐसा होता है कि वो जाकर के जो है कैथोड के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो सोडियम के साथ साथ हाइड्रोजन के भी जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये दोनों कैटायंस जो है हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल कैथोड की तरफ पहुंच जाते हैं। और कैथोड जो कि एक नेगेटिव टर्मिनल होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो सॉल्यूशन के अंदर इंटर हो रहा होता है, वहाँ से इन दोनों केमिकल आयंस को इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जब ये न्यूट्रलाइज होते हैं तो हाइड्रोजन जो होता है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होकर के कैथोड पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स क्रिएट करता है। क्योंकि सोडियम गैसियस स्टेट में बबल्स क्रिएट नहीं कर सकता, ये एक सॉलिड मेटल की सूरत में नीचे सॉल्यूशन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो सोडियम जो होता है वो सॉलिडिफाई होने लगता है और हाइड्रोजन जो होता है वो गैस की सूरत में कैथोड टर्मिनल से बबल आउट हो जाता है। इसी तरीके से अब हमारे पास जो दूसरा टर्मिनल है यानी पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, वहाँ पर दो एनायंस पहुँचते हैं, एक क्लोरीन के नेगेटिव और दूसरे OH नेगेटिव के। ये दोनों जो है नेगेटिव एनायंस यहाँ पर आकर के ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, और एनोड टर्मिनल पर क्लोरीन गैसियस फॉर्म में बबल आउट हो जाता है। तो एनोड टर्मिनल से जो गैस के बबल्स नज़र आते हैं वो गैस के बबल्स जो होते हैं वो एक्चुअली क्लोरीन गैस होती है, और हमारे पास कैथोड टर्मिनल पर जो गैस बबल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं। अब आप देखिए हमारे पास सॉल्यूशन में बचा क्या, यहाँ से हमारे पास सोडियम बचा था और यहाँ पर हमारे पास OH नेगेटिव बचा। तो सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी मौजूद सोडियम के जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो यहाँ पर मौजूद OH नेगेटिव चार्ज के साथ मिक्स होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, वो करंट के पैसेज से दो गैसेस में टूटता है, एक हाइड्रोजन गैस और एक क्लोरीन गैस, और बाकी बचा हुआ हमारे पास सोडियम या तो मेटेलिक स्टेट में सॉल्यूशन के नीचे बैठना शुरू हो जाता है या OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेता है। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस, कि जब हम खाली वाटर में से करंट कंडक्ट करते हैं तो क्या होता है, किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होता है।
तो याद रखिए कि अगर आपके पास प्योर वाटर मौजूद होगा तो प्योर या डिस्टिल्ड वाटर के अंदर से इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन नहीं टेक प्लेस होता, वो आयंस में ब्रेकअप नहीं होता। तो आयंस में ब्रेकअप करने के लिए हमें पानी के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ या आयोनिक सब्सटेंस को ऐड करना पड़ता है। तो आइडियली तौर पर आप या तो थोड़ा सा सॉल्ट पानी के अंदर मिक्स कर दें, या आप जो है कुछ ड्रॉप्स एसिड या बेस के पानी में डाल दें, तो पानी आयोनाइज्ड हो जाता है। फिर इसमें से आसानी से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की जा सकती है। और जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि पानी जब आयोनिक स्टेज में स्प्लिट होता है तो उसके अंदर हाइड्रोनियम H पॉजिटिव आयन क्रिएट होता है और दूसरा हाइड्रोक्साइल OH नेगेटिव आयन क्रिएट होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कैटायंस और एनायंस अपने अपोजिट चार्ज वाले टर्मिनल्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो नतीजतन हमारे पास जो कि कैथोड टर्मिनल होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसके ऊपर हाइड्रोजन आयंस यानी कि H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं, और OH नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो एनोड के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर ये अपने रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से गुजरते हैं, और उसके बाद हाइड्रोजन जो होता है वो बबल आउट हो जाता है गैस की सूरत में। अब चूँकि हमने वाटर की जो है इलेक्ट्रोलाइसिस हम कर रहे हैं, तो हमने कोई दूसरा आयोनिक कंपाउंड इसके साथ ज़्यादा मिक्स नहीं किया है, तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास जो OH नेगेटिव आयन होता है उस OH नेगेटिव आयंस की फर्दर स्प्लिटिंग होती है, और वाटर के अंदर से जो ऑक्सीजन गैस होती है वो एनोड टर्मिनल से स्प्लिट होकर के गैसीय सूरत में बाहर आ जाती है। तो गोया हम अगर किसी भी वाटर के सैंपल को थोड़ा सा एसिडिफाई करके इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस करते हैं तो उसके नतीजे में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गैसियस स्टेट्स के अंदर स्प्लिट अप कर सकते हैं। क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले में ज़्यादा होती है, तो लिहाजा रिएक्शन के नतीजे में हमें हाइड्रोजन गैस के जो वॉल्यूम मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, यानी हम ज़्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे होंगे और ऑक्सीजन गैस थोड़ा सा उसके मुकाबले में यानी 50% रिड्यूस कम प्रोड्यूस हो रही होगी। वाटर का फॉर्मूला भी आपको पता है H2O, यानी कि पर सिंगल ऑक्सीजन एटम हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के नतीजे में हम हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से डबल जो है कलेक्ट करेंगे। याद रहे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर भी हमने जो है जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये भी कार्बन यानी कि ग्राफाइट की फॉर्मेशन में बने हुए हैं। तो ग्राफाइट एक ऐसा कंपाउंड होता है, एक ऐसी एलोट्रॉपिक फॉर्म है जो कि कार्बन ही की एक फॉर्म है जिसमें से करंट कंडक्ट किया जा सकता है। तो ग्राफाइट के इलेक्ट्रोड्स इसमें से यूज़ करते हैं ताकि जो है वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल के, वो इस इलेक्ट्रोड्स के साथ रिएक्ट ना कर सकें। तो जब वाटर स्प्लिट हुआ तो हमारे पास कैथोड टर्मिनल जो है वहाँ पे रिडक्शन टेक प्लेस हुई, और वहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके जो है गैस की सूरत में बबल आउट हो गई। इसी तरीके से हमारे पास एनोड जो है वहाँ पे ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हुई, और वहाँ पर ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके गैसीय सूरत में बबल आउट हो गई। तो इस तरीके से ओवरऑल जो वाटर है उसकी आयोनिक स्प्लिटिंग एनोड और कैथोड पे टेक प्लेस हो गई। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि सर इसमें जो चंद ड्रॉप्स हमने एसिड के डाले थे उनके साथ क्या होता है, तो आइए आपको उसकी भी डिटेल दे देते हैं। जो हमने इसके अंदर पानी को एसिडिफाई करने के लिए जो एसिड डाला था वो एसिड भी बिल्कुल पानी के आयंस की तरह पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेकअप हो जाता है। फ़र्ज़ करें अगर हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स डाले थे पानी को आयोनाइज करने के लिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी अपने अंदर एक पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन और SO4 नेगेटिव आयन के अंदर स्प्लिट हो जाता है। तो तमाम हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस के साथ साथ जो है सल्फ्यूरिक एसिड से भी स्प्लिट हुए हुए हाइड्रोजन के आयन जो होते हैं वो कैथोड टर्मिनल की तरफ जाते हैं, और वहाँ जाकर के जो है वो रिडक्शन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि OH नेगेटिव आयंस जो कि पॉजिटिव एनोड की तरफ ट्रैवल करता है उसके साथ सल्फ़र के भी जो आयंस होते हैं SO4 के, वो भी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वहाँ जाकर के अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके न्यूट्रलाइज होते हैं। अब होता ये है कि यहाँ पर जो OH नेगेटिव आयन है उसमें से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को स्प्लिट करके गैस में कन्वर्ट हो जाती है और बबल आउट हो जाती है, और हाइड्रोजन जो कि आप जानते हैं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो SO4 के साथ मिक्स होकर के जो है सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल क्रिएट करता है। तो गोया इस रिएक्शन के अंदर जो हमारे एसिड के ड्रॉप्स होते हैं वो सिर्फ आयोनिकली स्प्लिट हुए होते हैं, बाकी वो कंज्यूम नहीं होते और वो सॉल्यूशन के अंदर वैसे ही डाइल्यूट फॉर्म में मौजूद रहते हैं।